अव्या घर के दरवाजे पर पहुंची। उसने बिल्कुल आवाज ना करते हुए अंदर झांक कर देखा। सब एकदम शांत था। घर पहुंचते पहुंचते उसे रात 10:15 हो गए थे। आज पहली बार वो इतना देर से घर पहुंची थी। अंदर कोई नहीं है ये देख उसने एक राहत की सांस ली और दबे पांव अंदर जाने लगी। वो सीढ़ियों पर पांव रखती तभी पीछे से कंचन जी ने उसका नाम पुकारा, अव्या। उनकी आवाज सुन अव्या अपनी जगह पर ही उछल गई। उसने डरते हुए जल्दी से अपने गले में पहना स्कार्फ ठीक किया। उसे डर लगने लगा कि अगर कंचन जी ने उसके गले पर बना निशान देख लिया तो। उसे इतना डरता देख कंचन जी ने परेशानी से पूछा, क्या हुआ अव्या, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? अव्या बिना पीछे मुड़े थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, अब आप ऐसे पीछे से आकर आवाज लगाओगे तो डर तो लगेगा ना। उसकी बात सुन कंचन जी अजीब सी नजरों से उसे देखते हुए बोली, कैसी बातें कर रही हो तुम? और वो छोड़ो, ये बताओ कि दामाद जी कहाँ हैं? तुमने उन्हें अंदर नहीं बुलाया और तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? मेरी तरफ देखकर बात करो। उनकी बात सुन अव्या का मन कर रहा था कि वो अपना सिर पीट ले। वो थोड़ा झुंझलाते हुए बोली, मैंने बुलाया था माँ, लेकिन उन्हें बहुत काम होता है इसलिए वो मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। कंचन जी आगे कुछ पूछती तभी अव्या ऊपर की तरफ भागते हुए बोली, माँ अब मुझे बहुत नींद आ रही है, बाकी के सवाल आप कल पूछ लेना। उसे भागते देख कंचन जी गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, पक्का इसने ही उन्हें घर के बाहर से ही भगा दिया होगा। ये आजकल के बच्चे, जरा भी समझ नहीं है इनमें। अरे ऐसा भला कोई करता है? और जरा सा सवाल क्या पूछ लिया फट से गुस्सा आ जाता है। अव्या ने अपने कमरे के अंदर आकर जल्दी से दरवाजा लॉक कर दिया और दरवाजे से टिककर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसने खुद से ही कहा, उफ, आज तो बाल बाल बच गई। अगर माँ ने देख लिया होता तो पक्का वो मुझे। बोलते बोलते वो एकदम से रुक गई। उसने दरवाजे को फिर से चेक किया कि वो अच्छे से लॉक तो है ना। फिर वो जल्दी से जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और उसने उस स्कार्फ को अपनी गर्दन से दूर किया। स्कार्फ के हत्ते ही उसने पहना वो खूबसूरत नेकलेस दिखाई देने लगा और उसके ऊपर शिवाय का दिया हुआ वो लाल निशान। अव्या ने हल्के हाथ से उस निशान को छुआ। उस लिव बाइट को देखकर होटल में हुआ सब अव्या की आंखों के सामने आने लगा। उसे याद आया कि शिवाय और वो एक दूसरे में किस तरह खो गए थे। वो सब याद आते ही अव्या का दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। फिर से उसकी गालों पर शर्म की लाली छाने लगी। अव्या को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपने गाल थपथपाते हुए बोली, नहीं नहीं अव्या, ये क्या हो रहा है तेरे साथ? तू ऐसे शर्मा कैसे सकती है? वो अपनी बढ़ती धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब उसका दिल उसकी कहाँ मानने वाला था। अगला दिन सुबह का वक्त, अग्रवाल हाउस। कंचन जी रोज की तरह सबका टिफिन बना रही थी। आशुतोष जी हॉल में बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। अव्या जम्हाई लेते हुए सीढ़ियों से नीचे आए। उसकी आंखों में अभी भी नींद थी। वो किचन में गई और चाय का पतीला ढूंढती हुई कंचन जी से बोली, माँ आज नाश्ते में क्या बनाऊं? उपमा बनाऊं क्या? उसकी नींद भरी आंखें देख कंचन जी परेशान होते हुए बोली, क्या हुआ है बेटा, रात को ठीक से सोई नहीं तुम? अब अव्या उन्हें क्या बताती कि रात भर उसकी नींदें क्यों उड़ी हुई थी। वो अपनी आंखें मसलते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ माँ, अभी चाय पीकर मैं एकदम फ्रेश हो जाऊंगी। कुछ देर बाद वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठ नाश्ता कर रहे थे। तभी आशुतोष जी का फोन रिंग होने लगा। उन्होंने देखा तो राजेंद्र जी का कॉल आ रहा था। आशुतोष जी ने कॉल रिसीव किया तो सामने से राजेंद्र जी की आवाज आई, नमस्ते आशुतोष जी, दरअसल विजया को भाभी जी से कुछ बात करनी थी। उनकी बात सुन आशुतोष जी बोले, नमस्ते राजेंद्र जी, जी मैं अभी कंचन को फोन देता हूँ। कंचन जी ने फोन पर हेलो कहा तो सामने से विजया जी की आवाज आई, नमस्ते बहन जी, वो दरअसल दोपहर को हम सब शॉपिंग करने जाने वाले हैं, तो दोपहर में अव्या को तैयार रहने के लिए कह दीजिए, मैं उसे लेने के लिए ड्राइवर को भेज दूंगी। कंचन जी बोली, जी बहन जी, बिल्कुल मैं उसे कह दूंगी दोपहर को तैयार रहने के लिए। अपने सामने चल रही बातें सुन अव्या ने अपना सिर पीट लिया। उसने अपने मन में कहा, फिर से शॉपिंग? भगवान जी ऐसा क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? कल क्या काफी नहीं था कि आज फिर से? नहीं भगवान जी, मैं आज फिर से उस खड़ूस इकड़ू इंसान के आगे नहीं जाना चाहती। तभी कंचन जी ने अव्या को पुकारते हुए कहा, अव्या तुम्हें दोपहर में उन सबके साथ शॉपिंग जाना है, इसलिए आज ऑफिस से छुट्टी ले लेना। अव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, माँ क्या मुझे जाना ही होगा? आप उनसे कह दीजिए ना कि मेरे लिए वो अपनी पसंद का शादी का जोड़ा ले सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बात सुन कंचन जी थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? वो लोग तुम्हारे बारे में इतना सोच रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें इतना अच्छा ससुराल मिल रहा है अव्या, उसकी कदर करो, अपने अंदर का ये बचपना छोड़ दो अब। आशुतोष जी को भी अव्या का शॉपिंग के लिए मना करना अच्छा नहीं लगा था। वो भी अव्या को समझाते हुए बोले, अव्या बेटा तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है, सिंघानिया परिवार के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। अब तुम उनके घर की बहू बनने वाली हो, उनकी बात मानना, उनका मान रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जितना प्यार और अपनापन वो तुम्हें दे रहे हैं
उससे कहीं ज्यादा प्यार और अपनापन तुम्हारा उनके प्रति होना चाहिए। कंचन जी और आशुतोष जी की बातें सुन अव्या का सिर शर्मिंदगी से नीचे झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। शिवाय के साथ चाहे उसका रिश्ता कैसा भी हो, लेकिन उस वजह से वो उसके घर वालों को दुखी नहीं कर सकती। इधर सिंघानिया मेंशन में धीरे धीरे सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ रहे थे। विजया जी और वैष्णवी जी टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। राजेंद्र जी और शेखर जी सोफे पर बैठकर किसी क्लाइंट के बारे में बात कर रहे थे। अद्विक और रीवा आज बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि आज वो दोनों अपना मनपसंद काम जो करने वाले थे, बहुत सारी शॉपिंग करना। सब लोग एक एक कर नाश्ते के लिए डाइनिंग हॉल की तरफ आने लगे। रीवा ने चाहते हुए विजया जी से कहा, माँ, आपने कहा था कि हम अव्या भाभी को भी हमारे साथ शॉपिंग के लिए लेकर जाएंगे, क्या हम सच में उन्हें लेकर जाएंगे? उसकी बात सुन विजया जी थोड़ा गंभीर चेहरा बनाते हुए बोली, नहीं, अव्या ने कहा है वह तुम दोनों के साथ नहीं जाना चाहती। उनकी बात सुन रीवा और अद्वैत दोनों धड़ाम से अपनी जगह पर खड़े हो गए। उनका चेहरा एकदम से बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था। उन्हें ऐसे देख वहां बैठे सब जोर जोर से हंसने लगे। विजया जी भी हंसते हुए बोली, दोनों के दोनों बिल्कुल पागल हैं, इतने बड़े हो गए हैं फिर भी मजाक समझ में नहीं आता। अरे बाबा, मैंने पहले ही अव्या के घर फोन कर बता दिया है, वो भी हमारे साथ शॉपिंग करने आने वाली है। उनकी बात सुन फिर से अद्वैत और रीवा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो दोनों खुशी से चिल्लाते हुए बोले, ये अव्या भाभी भी हमारे साथ। वो बोल ही रहे थे, तभी सामने से शिवाय रौब से चलता हुआ वहां आया। उसे देख अद्वैत और रीवा का मुंह एकदम से बंद हो गया। वो दोनों चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गए, लेकिन शिवाय ने उनके मुंह से अव्या का नाम सुन लिया था। अब वो जानना चाहता था कि वो दोनों क्या बोल रहे थे, अव्या भी उनके साथ क्या, लेकिन अब वो पूछे किससे? उसने नजरें घुमाकर सबकी तरफ देखा। सब चुपचाप सिर नीचे किए अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। शिवाय भी अपनी सीट पर आकर बैठ गया और ब्रेकफास्ट करने लगा। कुछ देर में अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर सब अपने अपने काम से जाने लगे। शिवाय भी अपनी चेयर से खड़ा होकर वहां से जाने लगा, लेकिन कुछ कदम चलकर वो एकदम से रुक गया। उसने पीछे मुड़कर विजया जी की तरफ देखा। विजया जी सबके प्लेट समेट रही थी। शिवाय को अपनी तरफ देखता देख वो समझ गई कि वो उनसे कुछ कहना चाहता है। वो उसकी तरफ आते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए तुम्हें? शिवाय कुछ पूछना तो चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे पूछे। उसे कुछ बोलता ना देख विजया जी सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। शिवाय को अब अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसे यह बात कहने में इतनी हिचकिचाहट क्यों हो रही है। यह उसके स्वभाव के बिल्कुल उलट था। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और एकदम से बोला, आप सब अव्या को लेकर कहाँ जाने वाले हैं? उसकी बात सुन विजया जी और वहीं पास में बैठी वैष्णवी जी एकदम से हैरान हो गईं। उन्हें अब समझ में आया कि शिवाय इतनी देर शांत क्यों खड़ा था। वो दोनों अपना मुंह दबाकर हंसने लगी। शिवाय थोड़ा चिढ़ते हुए अपनी गंभीर आवाज में बोला, माँ। विजया जी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, वो दोपहर को हम सब शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो मैंने अव्या से भी कह दिया है हमारे साथ जाने के लिए, वो भी मान गई है। उनकी बात सुन एक पल के लिए शिवाय की आंखें बहुत ज्यादा सख्त हो गईं, लेकिन उसने जल्दी से अपना चेहरा फिर से नॉर्मल कर लिया और अपना सिर हाँ में हिलाते हुए वहां से बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही विजया जी और वैष्णवी जी दोनों जोर जोर से हंसने लगे। वैष्णवी जी बोली, दीदी, जब से शादी फिक्स हुई है हमें शिवाय का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। विजया जी बोली, सही कहा तुमने, ऊपर से अपने आप को इतना सख्त दिखाता है, लेकिन दिल अभी भी छोटे बच्चे की तरह है इसका, और अब अव्या से मिलकर उसके अंदर का बचपना बाहर आ रहा है। देखा ना, अव्या का नाम सुनते ही कैसे कान खड़े हो गए इसके। पता नहीं वो नाजुक कली मेरे बेटे के नखरे कैसे झेलेगी। अग्रवाल हाउस। सुबह के 11 बज रहे थे। अव्या अभी भी अपने बेड पर घोड़े बेचकर सो रही थी। तभी जोर जोर से उसका फोन रिंग होने लगा। अव्या नींद में कसमसाते हुए बोली, अब कौन कॉल कर रहा है? उसका बिल्कुल मन नहीं था फोन उठाने का, लेकिन फोन के बार बार बजने से अव्या इरिटेट हो रही थी। वो इतनी ज्यादा नींद में थी कि उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। उसने जैसे तैसे तकिए के नीचे से अपना फोन बाहर निकाला और बिना देखे ही उसे कान पर लगाया। वो अपनी आलसी आवाज में बोली, हेलो, कौन बोल रहा है? तभी शिवाय की सर्द आवाज अव्या के कानों पर पड़ी। इतना वक्त क्यों लगा फोन उठाने में? शिवाय की आवाज ही काफी थी अव्या की नींद को छूमंतर करने के लिए। वो जल्दी से उठकर सीधे बैठ गई। उसने अपने फोन की स्क्रीन को देखा तो उस पर शिवाय का ही नंबर शो हो रहा था, जो उसने अब्दुल खड़ूस नाम से सेव किया था। वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, भगवान जी, ये हमेशा तभी क्यों कॉल करता है जब मैं सो रही होती हूँ? अव्या को कुछ जवाब न देता सुन शिवाय अपनी तेज आवाज में बोला, अव्या, कुछ पूछा है तुमसे? शिवाय की गुस्से भरी आवाज सुन अव्या हड़बड़ाते हुए बोली, वो मैं सो रही थी इसलिए। सॉरी। शिवाय अपने हाथ में पहनी घड़ी पर नजर डालते हुए बोला, क्या ये कोई वक्त है सोने का?
उसकी बात सुन अव्या को बहुत ज्यादा एम्बेरास फील होने लगा। वो एक्सप्लेन करते हुए बोली, नहीं, मैं सुबह जल्दी उठकर तैयार भी हो गई थी, लेकिन फिर तुम्हारे घर से फ़ोन आया, तो अब मैं बैठकर क्या करती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं दोपहर तक सो जाती हूँ। शिवाय ने पूछा, मेरे घर से फ़ोन किस बात के लिए आया था? फिर से उसे सवाल पूछते देख अव्या ने मन में सोचा, पिछले जन्म में क्या ये किसी स्कूल का प्रिंसिपल था? अव्या उसे जवाब देते हुए बोली, वो दरअसल तुम्हारे घर वाले चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ शॉपिंग के लिए जाऊं। उसकी बात सुन शिवाय अपनी गहरी और सख्त आवाज में बोला, तो क्या ये बात तुम्हें मुझे बतानी नहीं चाहिए थी? कहा था ना मैंने तुमसे कि मुझसे पूछे बिना तुम कुछ नहीं कर सकती, तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम सबके साथ शॉपिंग जा रही हो? शिवाय की गुस्से भरी बातें सुन अव्या को अपने अंदर डर महसूस होने लगा। वह घबराते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं है, वो मुझे लगा कि तुम्हें पता है इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। शिवाय अपनी गहरी आवाज में उसे वार्निंग देते हुए बोला, ये आखिरी बार था अव्या, आइंदा से कभी भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तुम कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, ये सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए। मुझसे पूछे बगैर तुम्हारा कहीं पर भी जाना मना है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने आप को इसकी आदत डाल दो। शिवाय के हर एक शब्द के साथ अव्या का दिल और ज्यादा घबरा रहा था। शिवाय आगे बोला, और गलती से भी किसी लड़के से बात करने की हिम्मत मत करना, कोई गैर लड़का तुम्हारे आसपास नहीं रहना चाहिए। अव्या चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। उसे जवाब न देता देख शिवाय ने तेज आवाज में कहा, अव्या। अव्या ने धीरे से अपने होंठ हिलाकर हाँ कहा। उसका जवाब सुनकर शिवाय ने सामने से फोन काट दिया। शिवाय की बातें सुन अव्या का चेहरा पूरी तरह से मुरझा गया था। उसका दिल बहुत ज्यादा उदास हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे शिवाय धीरे धीरे उसे अपनी कैद में खींच रहा है और वह उसे चाहकर भी रोक नहीं पा रही है। तभी बाहर से कंचन जी आवाज लगाते हुए बोली, अव्या बेटा, जल्दी तैयार हो जाओ वरना देर हो जाएगी। अव्या ने भी फिर सब ख्यालों को झटक दिया और तैयार होने लगी। कुछ ही वक्त में विजया जी के भेजे हुए ड्राइवर के साथ अव्या मॉल पहुंची। ये वही मॉल था जहां वह कुछ दिन पहले शिवाय के सगाई के कपड़े खरीदने आई थी। विजया जी, वैष्णवी, रीवा, अद्विक और रतन वहां पहले से ही अव्या का इंतजार कर रहे थे। रीवा ने जल्दी से आगे आकर उसे गले लगाया। अव्या भी चेहरे पर मुस्कान लाते हुए सबसे मिली। उसने विजया जी और वैष्णवी जी के पैर छू लिए। वो अपनी तिरछी नजरों से इधर उधर देखने लगी। शिवाय वहां मौजूद नहीं है। इसी एक बात ने अव्या को थोड़ी राहत की सांस लेने का मौका दिया। उसे आसपास नजरें घुमाता देख अद्वैत थोड़ा शरारती अंदाज में बोला, सॉरी भाभी, लेकिन आपकी आंखें जिन्हें ढूंढ रही हैं वो यहाँ नहीं है, लेकिन अगर आप चाहे तो उन्हें बुला सकती हैं। उसकी बात सुन सब लोग हंसने लगे। अव्या ने अपनी नजरें झुका ली। वैष्णवी जी ने अद्वैत को डांटते हुए कहा, क्या आते ही उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया? इसीलिए आए हो ना तुम दोनों? विजया जी बोली, अच्छा, अब चलो सब लोग, वरना यहीं पर शाम हो जाएगी। मॉल के अंदर आते ही वहां का मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड्स उन सब के आसपास फैल गए। इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को देख अव्या थोड़ी डर गई। उससे डरते देख रीवा उसे समझाते हुए बोली, डरिए मत भाभी, शिवाय भाई ने ही सबको यहाँ भेजा है। वो हमेशा ऐसा ही करते हैं, जब भी हम सब कहीं जाने वाले हों हमारे पीछे ढेर सारे बॉडीगार्ड्स लगा देते हैं। आपको भी अब इन सब की आदत डालनी होगी। उसकी बात सुन अव्या ने बस हाँ मैं अपना सिर हिलाया। अब सब इधर उधर घूमते हुए अपने लिए कपड़े पसंद कर रहे थे। मॉल के उस भव्य गलियारों में घूमते हुए अव्या भी अब धीरे धीरे रीवा और बाकी घर वालों की बातों में घुलने मिलने लगी थी। रीवा उसे एक शोरूम से दूसरे शोरूम खींच कर ले जा रही थी। उसे अलग अलग रंग के लहंगे दिखा रही थी। विजया जी और वैष्णवी जी भी अव्या को अपनी पसंद की चीजें दिखाने में व्यस्त थी। उन सब के साथ खुशी खुशी शॉपिंग करते हुए अव्या अपनी सारी परेशानियां भूल गई। उसका चेहरा पहले की तरह खिल उठा। उसकी आंखों में वह पुरानी मासूमियत लौट आई। वह सच में उन सब के साथ बहुत ज्यादा खुश थी। उसके दिल में ख्याल आया कि शिवाय चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसका परिवार बहुत अच्छा है। अब अव्या के लिए शादी का जोड़ा पसंद करना था। मैनेजर सबको मॉल की सबसे आलीशान ब्राइडल बुटीक में ले आया। विजया जी, वैष्णवी जी और रीवा तीनों मिलकर अव्या के लिए सबसे बेहतरीन लहंगे की तलाश में जुट गए। शोरूम का स्टाफ एक से बढ़कर एक हाथ की कढ़ाई वाले और भारी काम किए हुए अलग अलग लहंगे उनके सामने पेश कर रहा था। रीवा चाहते हुए कभी पेस्टल पिंक तो कभी सुनहरा लहंगा अव्या को लाकर दिखाती। हर बार लहंगा दिखाते वक्त वह अव्या से कहती, भाभी ये देखिए, ये आप पर बहुत खूबसूरत लगेगा। वैष्णवी जी ने एक फिरोजी रंग का भारी काम वाला जोड़ा पसंद किया। अव्या एक एक करके उन सब लहंगों को ट्राई करने लगी। वह जो भी पहनती उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते। रीवा अव्या के पहने हर लहंगे के साथ उसकी फोटो खींच रही थी। वो अव्या को हर रंग, हर डिजाइन और हर स्टाइल में कैप्चर कर रही थी। अव्या के चेहरे की खुशी, उसकी मुस्कान और उसकी आंखों की चमक, सब कुछ रीवा के कैमरे में समा रहा था।
रीवा वो सारे फोटोज एक एक कर शिवाय के फोन पर भेजने लगी। अद्विक और रतन जो कब से मेन सेक्शन में खुद के लिए शॉपिंग कर रहे थे, वो दोनों भी उन सबको ढूंढते हुए वहां आए। अव्या को सबकी पसंद के लहंगे ट्राई करते देख अद्विक और रतन कहाँ पीछे हटने वाले थे। अद्विक जल्दी से एक लहंगा लेकर अव्या के पास गया और बोला, भाभी यह मेरी पसंद है, आप इसे भी ट्राई करके देखिए। अव्या अब बहुत थक गई थी, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और अद्विक से वह लहंगा लेने लगी। तभी रीवा ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ करते हुए कहा, नहीं भाभी, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसका रंग तो देखिए, इसे ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है, आप ये ट्राई कीजिए। उसकी बात सुन अद्विक ने अव्या को अपनी तरफ किया और चिढ़ते हुए रीवा से बोला, क्यों, क्या अच्छा नहीं है इसमें? ये रंग मुझे बहुत पसंद है। रीवा ने फिर से अव्या को अपनी तरफ खींचा और अद्विक से बोली, क्या तुम लड़कों को कपड़ों के बारे में कुछ पता भी होता है? यह क्या लेकर आए हो, जरा भी फैशन सेंस नहीं है। अद्विक और रीवा ने वहीं पर झगड़ना शुरू कर दिया था और उन दोनों के बीच में फंस गई थी अव्या। बेचारी, उसका बहुत मन कर रहा था कि वो जोर से चिल्लाकर उन दोनों को चुप करा दे, पर वह ऐसा कुछ कर नहीं सकती थी। आखिर अब वह उनकी भाभी जो बनने वाली थी। तभी फिर से रीवा ने उसे अपनी तरफ खींचा। इस बार अव्या अपना संतुलन नहीं संभाल पाए, वह सामने की तरफ गिरने ही वाली थी कि तभी आगे से आ रहे रतन ने उसे पकड़ लिया। अव्या खुद को संभाल रही थी, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि रतन के हाथ उसके कंधों पर हैं, एकदम से अव्या का दिल डर से भर गया। वह अभी तक भूली नहीं थी कि सगाई के दिन रतन की वजह से शिवाय कितना ज्यादा गुस्सा हो गया था, और आज सुबह भी शिवाय की दी हुई चेतावनी उसका दिल डर के मारे जोर से धड़क उठा। वो जल्दी से सीधी खड़ी हो गई। उसने बड़ी चतुराई से बिना रतन को बुरा महसूस कराए धीरे से 2 कदम पीछे हटा लिए। रीवा ने परेशान होते हुए पूछा, भाभी आप ठीक है ना? अव्या ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बस पैर फिसल गया था। अब फिर से अद्विक, रतन और रीवा उसे अलग अलग लहंगे दिखाने लगे, लेकिन अब अव्या ने अद्विक और रतन से एक सुरक्षित दूरी बना ली थी। वह शिवाय के गुस्से को बहुत अच्छी तरह जानती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी किसी भी छोटी सी हरकत की खबर शिवाय तक पहुंचे और उसका गुस्सा फिर से भड़क उठे। अव्या अब बार बार इतने भारी लहंगे पहनकर थक गई थी। वह वहीं रखी एक कुर्सी पर बैठ गई। विजया जी को वहां का एक भी लहंगा अब तक पसंद नहीं आया था। वह अपनी बहू के लिए सबसे बेहतरीन शादी का जोड़ा लेना चाहती थी। तभी एक स्टाफ वहां पर एक मैरून रंग का लहंगा लेकर आया। उसे देखते ही विजया जी की नज़र उस पर टिक गई। वह मैरून रंग का एक बेहद भारी और शाही लहंगा था। उस पर सुनहरे धागों से बारीक नक्काशी की गई थी और जगह जगह असली कुंदन के दाने जड़े हुए थे। जैसे ही अव्या ने उसे पहनकर आईने के सामने कदम रखा, पूरे शोरूम में सन्नाटा छा गया। सब उसे बस देखते ही रह गए। मैरून रंग अव्या की दूध जैसी गोरी रंगत पर किसी राजसी नूर की तरह दमक रहा था। वह भारी दुपट्टा जब उसके सिर से होकर कंधे पर गिरा तो वह किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। उस लहंगे में अव्या को देख विजया जी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। यही तो था जिसे वह कब से ढूंढ रही थी। वैष्णवी जी अव्या की बलाया लेते हुए बोली, किसी की नजर न लगे हमारी बहू को। रतन और अद्वैत भी उसे कॉम्प्लीमेंट देने लगे। रीवा ने उस लहंगे को पहने हुए अव्या की ढेर सारी तस्वीरें खींची और उन्हें शिवाय के फोन पर भेज दिया। अव्या ने भी खुद को आईने में देखा। अनजाने में ही वह खुद को देखते हुए मन मन मुस्कुराने लगी। उसे याद आया कि कैसे हर बार जब वह किसी लड़की को शादी के जोड़े में सजा हुआ देखती थी तो उसे लगता था कि उसका अपना शादी का जोड़ा कैसा होगा, दुल्हन के रूप में वह कैसी दिखेगी। लेकिन अचानक उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसके दिल में ख्याल आया कि काश इस जोड़े में वह किसी ऐसे शख्स की दुल्हन बनती जिसे वो पसंद करती, जिससे उसे मोहब्बत होती और जो उससे मोहब्बत करता, न कि किसी ऐसे शख्स के लिए जो उससे अपना बदला लेने के लिए शादी कर रहा है। उसे पता था कि यह गहरा लाल रंग अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है, लेकिन एक ऐसे बंधन को जोड़ने के लिए जो सिर्फ नफरत और बदले की बुनियाद पर शुरू हुआ था। एक ऐसा बंधन जिसे अव्या मजबूरी में ही सही पर अब स्वीकार करने की कोशिश कर रही थी। शिवाय अपनी एक बहुत जरूरी मीटिंग खत्म कर अभी अभी केबिन में लौटा था। लौटते ही वह फिर से अपने लैपटॉप पर कुछ जरूरी काम करने लगा। उसके चेहरे पर वही चिरपरिचित गंभीरता थी। तभी टेबल पर रखे उसके फोन की स्क्रीन जल उठी। शिवाय का ध्यान फोन पर गया। मीटिंग के वक्त भी उसका फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था, लेकिन तब उसने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। शिवाय ने फोन उठाकर देखा तो उस पर रीवा के बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। शिवाय फिर से उन्हें इग्नोर करते हुए फोन को साइड में रखने ही वाला था, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने रीवा के मैसेजेस को खोले। रीवा ने एक के बाद एक अव्या की कई सारी तस्वीरें शिवाय को भेजी हुई थी। जैसे ही उसने पहली फोटो देखी, उसके हाथ वहीं ठिठक गए। बुटीक में अव्या एक पेस्टल पिंक लहंगा पहने आईने के सामने खड़ी थी। शिवाय की आंखें उस फोटो पर जम गईं। उसने अगली फोटो स्वाइप की। उसमें अव्या सुनहरा लहंगा पहने खिलखिलाकर हंसते हुए
रीवा से कुछ कह रही थी। उसकी वह बेफिक्र मुस्कान और आंखों की वह मासूम चमक देख शिवाय को अपने दिल में अजीब सा कुछ महसूस हुआ। ऐसे ही वो एक एक कर रीवा ने भेजी हुई सारी तस्वीरें देख रहा था। हर तस्वीर में अव्या का रूप अलग ही कहर बरसा रहा था। शिवाय उस खूबसूरती को अपने आंखों में समाने लगा। उन तस्वीरों को देखते देखते उसके चेहरे की सख्ती धीरे धीरे पिघलने लगी। तभी उसके फोन पर एक और नोटिफिकेशन आया। उसने चेक किया तो रीवा ने उसे कुछ और तस्वीरें भेजी थी। शिवाय ने उनमें से एक तस्वीर को खोला। उस तस्वीर में अव्या ने वह गहरा मैरून रंग का लहंगा पहना हुआ था। उसे देखते ही शिवाय की सांसें जैसे रुक सी गई हो। उस राजसी जोड़े में अव्या किसी स्वर्ग से उतरी अप्सरा जैसी लग रही थी। शिवाय को लगा कि वो हकीकत नहीं है बल्कि उसका एक बेहद हसीन ख्वाब है। मैरून रंग उसकी रंगत पर इस कदर जंच रहा था कि शिवाय अपनी नजरें हटा ही नहीं पाया। अगली तस्वीर में अव्या ने वह गहरा मैरून लहंगा पहना था। उसे देखते ही शिवाय की सांसें जैसे रुक सी गईं। उस राजसी जोड़े में अव्या किसी हकीकत नहीं बल्कि एक हसीन ख्वाब जैसी लग रही थी। मैरून रंग उसकी रंगत पर इस कदर जंच रहा था कि शिवाय अपनी नजरें हटा ही नहीं पाया। वो एक के बाद एक अव्या की सारी तस्वीरें देखने लगा। उसका हंसना, मुस्कुराना, शर्म से नजरें झुकाकर खड़े रहना, उसके चेहरे का हर एक भाव उस तस्वीरों में अच्छे से कैद किया गया था। उन तस्वीरों को गौर से देखते हुए शिवाय धीमी आवाज में खुद से ही बोला, आज बहुत खुश है वो। तभी उसकी नजर एक और फोटो पर गई जिसमें अद्विक और रतन भी देख रहे थे। वो दोनों बैकग्राउंड में खड़े अव्या को देख रहे थे। वह देखते ही शिवाय का चेहरा फिर से सख्त हो गया और उसकी मुट्ठी अपने आप भिंच गई। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो जानता था कि वो दोनों उसके भाई है और वो अव्या को कभी भी गलत नज़र से नहीं देखेंगे, लेकिन ये सब कुछ समझते हुए भी वो अपने आप को गुस्सा होने से रोक नहीं पा रहा था। उसे अव्या की वो खूबसूरती पसंद तो आ रही थी, लेकिन ये बात उसे अंदर ही अंदर जला रही थी कि उसके अलावा कोई और भी उसे इस रूप में देख रहा है। उसने अपने फ़ोन को टेबल पर जोर से पटक दिया, जैसे वो अपना पूरा गुस्सा उस फ़ोन पर निकालना चाह रहा हो। उसने अपना लैपटॉप खोला और वो फिर से अपना काम करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके दिमाग में अब काम की जगह सिर्फ अव्या के ख्याल घूम रहे थे। बार बार उसे अव्या का वह मैरून लहंगे वाला चेहरा याद रहा था। उसके दिल में एक तड़प सी उठ रही थी। वो उस मैरून रंग के लहंगे में अव्या को अपने सामने देखना चाहता था। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने आप को काबू में करने की कोशिश कर रहा हो, और अपनी कुर्सी से पीछे टेक कर बैठ गया। उसकी आंखों में अब एक अजीब सा जुनून दिखाई दे रहा था। उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, बस कुछ दिन और अव्या, फिर तुम्हारी ये सारी मुस्कुराहटें और ये हुस्न सिर्फ मेरी आंखों के लिए होगा।